जय श्री कृष्ण। आज भगवान नंदनंदन कृष्ण भगवान जी के जन्मोत्सव पर समस्त हमारे जो व्यूअर हैं, देशवासी हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस पवित्र दिन पर और अवसर पर इस भगवान वीडियो को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि जो नित्य प्रतिदिन हमारे जो वीडियो है, हमारी पोस्ट है, इनको देखते हैं और अपने कमेंट इस पर छोड़ते हैं। तो आइए उन कमेंट में हमारे जो उन्होंने जो कमेंट किया है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे नाम आ रहा है कमेंट में मदन जी। इन्होंने कहा है कि सर, जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो प्रैक्टिस सेट हैं, सर आप इनको हल करके बच्चों को बताने की कृपा करें, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक विविध प्रकार के प्रश्नों को देख करके अधिक से अधिक सीखेंगे। बहुत अच्छा आपका सुझाव है। तो आइए इसी शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के पावन पवित्र अवसर पर आज उस कमेंट पर अमल करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और प्रार्थना आप सभी लोगों से है कि आपके कमेंट जो होते हैं वो हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं, प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं कि हमें सब्जेक्ट किस पर बनाना है। तो आइए सबसे पहले नवोदय विद्यालय के जो प्रैक्टिस सेट हैं हम देखते हैं कि जो विगत वर्षों के कई वर्षों के प्रैक्टिस सेट हैं उसमें हम और आप सब लोग जानते हैं कि 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के आते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ से आते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं प्रश्न वो अपठित गद्यांश से होते हैं, जिनको पढ़ करके बच्चों को वहीं पढ़ करके इनके उत्तर देने पड़ते हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर हम देखते हैं कि उनको अधिक से अधिक हम हल करने की कोशिश करेंगे और इस पे आज हम गणित से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अन्य रीजनिंग भी हल की जाएगी और हिंदी पर भी हम फोकस देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए जितने आज गणित के क्वेश्चन बनते हैं उनको करते हैं, फिर इसके बाद आगे देख। तो हमने देखा कि गणित में इस तरह के अंक गणित से में इस तरह से 41 से और 60 तक इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में A, B, C एवं D के क्रम में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। आपको सही उत्तर चुनना है और उसके अक्षरांक को चिन्हित करना है। ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल है 12 सही 2/3 भागे 4 सही 3/4 प्लस 1 सही 2/3 बराबर क्या होगा। इसके जो ऑप्शन हैं A, B, C और D। तो इन ऑप्शनों में अब लगाते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको अभी हम देख। आइए देखते हैं। इसमें बहुत सरल है, इसको हल करते हैं, सरल भिन्न बनाते हैं, बांटते हैं 36 2 38/3 भागे 4 चौको 16 16 3 4 चौको 16 16 3 19/4
प्लस 3 एक नम 3, 3 2 5/3, बस सीधा सा सरल है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 38/3 हो गया, और ये भागे में है तो इसको हम गुणा लगा करके इनको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 4/19 प्लस 5/3, 19 दूना ये हो जाएगा। एक बार फिर से हल करते हैं तो ये होके रहेगा 19/3, तो यहाँ होके रहेगा, ऊपर को उतार लेते हैं, 2 गुणे 4/3 प्लस 5/3, ये तो हो गया 4 दूना 8, यानी कि ये हो जाएगा 8/3 प्लस 5/3, और इनका ये तो 3 हर तो एक ही रहेगा, 3 हो गया, तो 8 5 13 हो गया, 13/3। अब यहाँ इसका भाग देते हैं, 3 चौको 12, तो 4 सही 1/3। तो इसका जो सही विकल्प है इसका, तो ये सही विकल्प हो जाएगा इसका 4 सही 1/3। ओके, चलिए आते हैं दूसरे सवाल पर। ये रहा आपका दूसरा सवाल। सवाल दूसरा है, प्रियंका अपनी मासिक आय का 25% बचत करती है तथा इसके बावजूद उसका मासिक खर्च 3600 रुपये है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने पहले से लिख लिया है कि प्रियंका की मासिक बचत 25% है, तो इसका मतलब है कि प्रियंका का जो मासिक खर्च होगा वो 75% होगा, क्योंकि 100% ही होता है हर चीज़। अच्छा, पूछता क्या है सवाल में, हमारे पूछता है कि प्रियंका की मासिक आय क्या होगी, यानी कि प्रियंका की मासिक आय होगी 100%। तो अब हम समझ रहे हैं कि 36 रुपये प्रियंका खर्च करती हैं, ठीक। तो 75% का मतलब होता है 3600, तो 100% यानी कि उनकी आय कितनी होगी, 100% होगी ना। तो 100% का मतलब कितना होगा, मान लीजिए x, और x ही हमारी प्रियंका की कुल आय है। तो आइए देखते हैं। अब हमें सीधा सा ये समानुपात का है, यानी कम उत्तर, यानी 75% कम है, ये तो 75% कम है, यानी कि 3600। 100% जब होगा तो एक ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा उत्तर आएगा, तो ज़्यादा उत्तर यानी कि कम का भाग, यानी कि समानुपात है, तो 75 का भाग हो जाता है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3600 गुणे 100/75, ठीक। 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100, और 3 से भी कट जाएगा, 3 का नंबर 3, 3 दूना 6, और ये डबल जीरो ये हो जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि x बराबर 12/48, अर्थात 4800, अर्थात 4800 रुपये प्रियंका की मासिक आय होगी। आइए आपकी स्क्रीन पर ये तीसरा प्रश्न, बहुत सरल है। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 288, यानी कि लासा 288 रुपये, और महत्तम समापवर्तक 8 है। यदि इन दो संख्याओं में से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। तो हम ये देख रहे हैं कि लासा कितना है, 288, 288, ठीक। और मासा बराबर है 8। अब हम ये देखते हैं कि पहली संख्या है 8, पहली संख्या है 72, 8 नहीं 72, सॉरी 72। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, हमें दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या हमें निकालना है, ठीक है। अब सूत्र होता है लासा, अर्थात लघुत्तम समापवर्त गुणे मासा महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी
संख्या। ये लासा 288 गुणे 8 बराबर 72 गुणे x, हमने दूसरी संख्या मान ली x। अब चलिए हल कर लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 288 गुणे 8, ये चूंकि दिया हुआ है और x के साथ में 72 है तो 72 चला जाएगा नीचे। ठीक, अब 8 से कट जाएगा, 8 का 9 8, 8 ही 9 72 और 9 से ये कट जाएगा, 9 तियाँ 27 और 9 दूना 18, अर्थात ये आ जाएगा x बराबर 32, अर्थात दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 32, एकदम बिल्कुल सरल। चलिए मिलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है आपके ये वीडियो स्क्रीन पर है, का और खा मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, खा और गा मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, जबकि का और गा 15 दिनों में करते हैं। तो का, खा और गा मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 दिन या ऑप्शन डी 10 दिन। आइए देखते हैं, करते हैं कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। आइए तो देखते हैं कि का प्लस खा बराबर 10 दिन काम को करते हैं, खा प्लस गा यानी खा और गा मिलकर के 12 दिन करते हैं, 12 दिन में कर पाते हैं काम, और गा प्लस का दोनों मिलकर के 15 दिन में काम करते हैं। हमारा अभी वीडियो पड़ा हुआ है काम और समय का, तो आप चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जा कर के। तो हम देखते हैं कि ये तीनों काखा, खागा और गा और का, यानी कि खाखा यानी कि एक व्यक्ति दो बार काम करता है, का भी 2 बार है और गागा भी 2 बार है। तो हमने सोचा कि 2 का लासा ले लिया, का प्लस खा प्लस गा, उनका 1 दिन का काम। ये कितना हो जाएगा? 1 दिन का काम। एक, इसको हम ले लेंगे 1 दिन का काम। ठीक, 1 दिन का काम ये लेते हैं, तो ये इतने भाग होगा, जो कि पूर्ण काम नहीं है, ये इतने भाग कार्य होगा। यानी कि 2 का प्लस खा प्लस गा, इनका कार्य होगा 1/10 भाग काम, 1/12 भाग काम और 1/15 भाग काम। ये भाग है, नहीं संपूर्ण कार्य नहीं है। तो हमने देखा कि कार्य और समय में विलोम संबंध होता है, इनका जो संबंध होता है विलोम होता है। तो आइए देखते हैं, ये है इनके 2 का प्लस खा प्लस गा बराबर हो जाएगा, इनको हम इनका लासा ले लेते हैं, लगभग समापन तो आ जाएगा 60, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 6, यानी कि 10 छक्का 60, 6 प्लस 12 पंचे 60 और प्लस 15 चौको 60, यानी कि 4। आइए अब इनको जोड़ देते हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 का प्लस खा प्लस गा बराबर 6 4 10 5 15, 15 है बटे 60 और 15 है 1 15, 15 चौको 60। तो हम देखते हैं 2 का प्लस खा प्लस गा बराबर 1/4। तो हम ये देखेंगे का प्लस खा प्लस गा बराबर 1/4 गुणे 1/2। ठीक, ये विलोम ये नीचे चला जाएगा, 2 ये अपना नीचे चला जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि का प्लस खा प्लस गा का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/8 भाग काम। अब हम ये देखते हैं कि समय कितना लगेगा। समय और काम में संबंध जो होता है वो उल्टा होता है। तो हम पूछते हैं समय, हमारा जो हमारा सवाल है वो पूछता है कि समय कितना लगेगा, तो समय इसका उल्टा लगेगा, अर्थात मतलब विलोम लगेगा। तो आइए देखते हैं कि का प्लस खा प्लस गा का इसका 1/8 का विलोम क्या हो जाएगा 8 दिन, यानी कि समय जो है 8 दिन लगेगा। ये है काम, और काम का उल्टा समय अर्थात दिन।
तो 8 दिन काम हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। तो आइए एक बार अगला सवाल, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अमित पृथ्वी तल से किसी पहाड़ी की चोटी पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। तो आइए देखते हैं इसको, आइए समझते हैं। एक पहाड़ी का हमने डायग्राम बनाया है, उसके माध्यम से समझते हैं कि एक पहाड़ी है। चलिए ये पहाड़ी है, टॉप पहाड़ी है, इसकी ये चोटी है और ये तल है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे सवाल में कह रहा है कि अमित तल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। तो हमने देखा कि पहले तो 4 किलोमीटर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर यानी कि फास्ट आता है। तो ये देखते हैं कि इसमें ये होता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब हम ये मानते हैं कि हमें दूरी तो पता है नहीं, तो हम दूरी मानते हैं एक्स मानते हैं। वो हमारे सूत्र हमने पढ़ा हुआ है कि चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आइए अब हमने तो दूरी एक्स मानी है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर तो T1 T2, चूँकि एक बार जाता है और एक बार आता है, और हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी उसने कितनी तय की और कुल समय उसने कितना किया। तो देखते हैं T1 और T2, पहला समय T1 और दूसरा समय T2 हम इस तरह से निकालते हैं। तो T1 अर्थात हम पहला समय निकालते हैं, तो हमारी दूरी तो x है, x और ये क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि x/4। अच्छा T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा x/6, 6, ठीक 6 हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि T1 प्लस यानी कि कुल समय T1/T2, T1 प्लस T2 यानी कि समय 1 प्लस समय 2। तो इनको दोनों को हम योग कर देते हैं, क्योंकि अभी दोनों का समय आ गया है। तो कुल समय हमारा हो जाएगा x/4 प्लस x/6। चलिए इनका हम लेते हैं लासा, तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। आइए हम ये ले लेते हैं 24, तो 6x प्लस 4x, ठीक। आगे आ जाएगा 6x प्लस 4x, ये आ जाएगा T1 प्लस T2 बराबर आ जाएगा 10x/24, मतलब 10x/24। ये हमारा कुल समय हो गया। अच्छा हमारा कुल समय इतना है। अब हम अपने सूत्र पे चलते हैं कि हमारी कुल दूरी कितनी हो जाएगी। कुल दूरी हो जाएगी एक बार जाना एक बार आना अर्थात 2x। तो कुल दूरी अब हम यहाँ से निकालते हैं कि कुल दूरी, अच्छा यहीं लिख लेते हैं। कुल दूरी हो जाएगी हमारी कुल दूरी हो जाएगी x प्लस x अर्थात 2x, और कुल समय कितना है, कुल समय है 10x/24। तो औसत चाल आ जाएगी, औसत चाल बराबर जो हमसे औसत चाल बराबर आ जाएगा 10x/24। ये तो कुल समय हो गया, और ऊपर आ जाएगा 2x आ जाएगा। अच्छा अब हम हल कर लेते हैं, तो इसके नीचे भी ये कर लेंगे, ऊपर गुणा ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2x गुणे 24/10x, x कट जाएगा और ये आ जाएगा 24 दूना 48/10। और यहाँ हम आइए तो फिर ये इसमें 10 का भाग दे देते हैं, तो 4.8, ठीक।
तो औसत चाल हो गई 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। ठीक, अब आपके लिए अगला सवाल है, हम अगले वीडियो पर इसको बताएंगे भी और आप अपने कमेंट्स पर हमको बताएंगे। तो आइए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल देखते हैं। सोहन के पास पेन, पेंसिल तथा पुस्तकें क्रमशः 4:5:9 के अनुपात में हैं। यदि उनकी कुल संख्या 90 हो तो पेन तथा पेंसिल की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप, मुझे आशा है कि अपने कमेंट्स पर इसका उत्तर हमें ज़रूर बताएंगे। यदि नहीं आता है तो अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज सभी लोगों से जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण।